आप सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आज का टॉपिक फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। हेडिंग लगा लेते हैं, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वैद्युत अपघटन की सेल वह सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यदि हम वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसका घटक आयनों में वियोजन वैद्युत अपघटन कहलाता है और प्राप्त आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर अभिक्रियाओं द्वारा अणु में बदल जाते हैं। जैसे यदि धनावेशित आयन है तो कैथोड पर जाते हैं, वहां अपचयित हो जाते हैं। ऋणावेशित आयन एनोड पर जाते हैं और वहां पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। फैराडे ने सबसे पहले वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर अपने दो नियम दिए थे जिसे हम फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। इन नियमों की सहायता से हम वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ के मोलों की संख्या या पदार्थ की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को हम दो भागों में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट परफॉर्म लीजिए। देखो, फर्स्ट नियम ये है कि यदि हम किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया में एक कांच जैसे कुचालक पदार्थ का बना पात्र होता है जिसे हम वैद्युत अपघट्य टैंक कहते हैं। इसमें वैद्युत अपघट्य के विलयन को भर लिया जाता है। धातु के दो इलेक्ट्रोड इस विलयन में डूबे रहते हैं। धनावेशित होता है वो एनोड और ऋणावेशित होता है वो कैथोड। इसको बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करें, जो ऋणावेशित आयन है वो एनोड पर जाते हैं, धनावेशित आयन है वो कैथोड पर जाते हैं और वहां पर अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये कितने हमें इलेक्ट्रॉनों पर मिलेंगे, इसी को हम इस नियमों के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो पहला नियम क्या है, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। जिस विद्युत अपघट्य का अपघटन करवाना है उसको हमने पात्र में ले लिया है। इसमें धातु के दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोडों को बाह्य विद्युत परिपथ से जोड़ दिया है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वैद्युत अपघट्य आयनों में टूट जाएगा। ऋणावेश जो है वो एनोड पर जाकर ऑक्सीकृत होंगे, धनावेश कैथोड पर जाकर अपचयित होंगे। यानी कुल मिलाकर वैद्युत अपघट्य के जो आयन है वो अणुओं के रूप में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हो जाते हैं या निक्षिप्त हो जाते हैं। तो पहला नियम ये कहता है किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित, अब इसको एकत्रित बोलो चाहे निक्षेपित, तो एक ही बात है। इकट्ठा होना पदार्थ की मात्रा कितना एकत्रित होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, हमने धारा कितनी प्रवाहित की है। प्रवाहित धारा के समानुपाती।
होती है। यानी कुल मिलाकर मान लो इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W है, तो ये जो एकत्रित पदार्थ की मात्रा W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रवाहित धारा या आवेश की होगी। जब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ इसके नाम आएगा Z/Q। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर हो जाएगा Z/IT, क्योंकि जो Q है वो क्या होता है, धारा गुना समय। तो ये अपने फैराडे के विद्युत अपघटन के पहले नियम का गणितीय रूप हो गया। यहाँ पर W क्या है, एकत्रित पदार्थ की मात्रा या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। तो W है एकत्रित पदार्थ की मात्रा, ये सामान्यतः ग्राम में ली जाती है। क्यों क्या है, प्रवाहित आवेश जो धारा और समय का गुणनफल होता है। आवेश क्या होता है, धारा एक समय। और यहाँ पर जेड जो है ये एक क्या है, वैद्युत रासायनिक तुल्य। आई क्या है, जो प्रवाहित धारा है वो एक इसमें है एम्पियर में। और टी जो है वो है कितने समय तक हमने धारा प्रवाहित की है, समय। और ये किसमें है, सेकंड। ये जरूर आप ध्यान रखें। अब यदि हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा निकालना चाहें तो सपोज करो यदि जो आई ये धारा है इसको मान लेते हैं 1 एम्पियर, जो समय है वो मान लेते हैं 1 सेकेंड। यदि हमने 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की है तो आई और टी 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो W है वो किसके बराबर हो जाएगा, Z के। यानी एकत्रित पदार्थ की मात्रा किसके सब बराबर हो जाएगी, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के। तो ये कब होगा, यदि 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। यही होगा। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक परिभाषा लिख लो, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। तो उसमें क्या कहलाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ये हो गया अपना फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला। अब हम बात करेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का सेकंड नियम। तो चलिए लगा लेते हैं द्वितीय। देखो पहले नियम में एक ही वैद्युत अपघटनीय सेल था। यदि वैद्युत अपघटनीय सेल एक से अधिक हो तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में सेकंड नियम लागू होगा। भिन्न भिन्न वैद्युत अपघटनियों के विलयन में यदि हम समान धारा समान समय तक प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यहाँ पर समय यानी जितने टाइम तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करें वो भी समान है और विद्युत धारा की मात्रा भी समान है। तो ये नियम है विलयन
वैद्युत अपघटनों के विलयन में समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित, अब इसको आप एकत्रित बोलो या निक्षेपित बोलो, एक ही बात। तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ निक्षेपित, क्योंकि बुक में कई जगह निक्षेपित दिया हुआ है, तो आप कन्फ्यूज नहीं हो। पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। देखो, इसको हम समझते हैं। फैराडे का जो प्रथम नियम है, उसके प्रथम नियम से हमें पता है जो डब्ल्यू है ये बराबर है जेड क्यू। ठीक है, यहां पर कंडीशन क्या है, जो धारा है वो समान है, समान धारा समान समय तक प्रवाहित है, यानी जो आवेश है क्यू वो इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो प्रथम वैद्युत अपघट्य है, मान लो यहाँ पर हम दो वैद्युत अपघट्यों की बात कर रहे हैं, दो वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान धारा समान समय तक प्रवाहित कर रहे हैं, तो प्रथम वैद्युत अपघट्य के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम वैद्युत अपघट्य के लिए एकत्रित पदार्थ की मात्रा मान लो है W1 और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक मान लो है Z1। क्यों तो इक्वल होगा, इसको नाम देते हैं समीकरण एक। ऐसे ही जो सेकंड वैल्यू तो बिट है, द्वितीय वैल्यू तो बिट है, द्वितीय वैद्युत अपघट्य के लिए एकत्रित पदार्थ की मात्रा W2 और वैद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा Z2। तो W2 इक्वल टू Z2 और आवेश तो समान है, धारा और समय इक्वल है, तो आवेश समान हो जाएगा दोनों। तो समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, यदि हम एक में दो का भाग दें तो W1 अपॉन W2 ये इक्वल हो जाएगा Z1 अपॉन Z2 और Z1 हो जाएगा E1 अपॉन 96500, Z2 हो जाएगा E2 अपॉन 96500। तो यहां से जो W है एकत्रित पदार्थ की मात्रा है वो तो तुल्यांकी भारों के समानुपाती है E के, और जो E है E1 किसके बराबर है Z1 के, E2 बराबर किसके Z2 के, तो E भी किसके समानुपाती होगा Z के। यानी इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, और जो तुल्यांकी भार है वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है, और जो तुल्यांकी भार है वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। ये रिलेशन निकला यहाँ से। तो यहाँ पर ये क्या है, तुल्यांकी भार, जैसे कि धातु के लिए हो जाएगा धातु का परमाणु भार बटा धातु पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जैसे कॉपर के लिए +2, जिंक के लिए +2, एल्यूमिनियम के लिए +3।
तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यानी इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ एकत्रित हुआ ये भी डिपेंड करेगा तुल्यांकी भार पर। लेकिन वर्तमान समय में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को तुल्यांकी भार के स्थान पर रेडॉक्स अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को हम एक रेडॉक्स अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर वापस बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को हम एक रेडॉक्स अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ के मोलों की संख्या रेडॉक्स अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। इसी को मैं लिख रहा हूं, फैराडे के नियम को इस प्रकार हम करेंगे। वैद्युत अपघटन में कैसे यूज कर लें, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ के मोलों की संख्या कितने मोल निक्षेपित हुए हैं उनकी संख्या रेडॉक्स अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, यानी विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन पर पदार्थ के कितने मोल प्राप्त होंगे ये डिपेंड करेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हुआ है। देखो, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा द्वारा ज्ञात किया जाता है। हमने कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की है उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ एकत्रित हुआ है। देखो, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसको एक मोल की जगह पहले ये करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो एक मोल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6.023 10⁻23। ये एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा आपके 96487 कूलम, जिसको हम गणना के लिए लगभग मानते हैं 96500 कूलम। और एक फैराडे जो आवेश होता है, एक फैराडे आवेश बराबर होता है 96500 कूलम के बराबर। यानी इन शॉर्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन पर चार्ज कितना होता है, +1। इसको सिल्वर में अपचित होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, एक ही। यानी कितना मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश कितना, एक फैराडे आवेश। सिल्वर पर चार्ज +1 है, इसको सिल्वर में बदलने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये सिल्वर धातु में अपचित हो जाता है, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब आवेश कितना, एक फैराडे। यदि एक फैराडे आवेश हम प्रवाहित करेंगे तो हमें सिल्वर कितना मिलेगा, एक मोल। तो एक फैराडे
आवेश यानी इतनी विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, इतनी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Ag कितना मिलेगा, 1 मोल, यानी इसका परमाणु भार 108 ग्राम सिग्मा में मिलेगा। यानी यदि हम 1 फैराडे विद्युत आवेश प्रवाहित करें तो हमें इलेक्ट्रॉन पर प्राप्त सिल्वर की मात्रा कितनी होगी, 1 मोल यानी 108 ग्राम। एक दो एग्जाम्पल हो लेते हैं, फिर मैं आपको एक नंबरिकल क्वेश्चन करूँ, उससे आपके और समझ में क्लियर हो जाएगा। हर एक बात को आराम से समझते हुए चलना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन अगले को देना है। एग्जाम के लिए सोचे कितना सटीक होता बच्चा कैसे लिख रहा है, कहां से पढ़ा होगा। तो जैसे हम आगे बात करें कैल्शियम, कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है, +2। इसको कैल्शियम अवचित होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इस पर चार्ज +2। तो कैल्शियम अवचित होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कैल्शियम मिल जाएगा, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 2 फैराडे आवेश। तो यदि हम 2 फैराडे आवेश प्रवाहित करें तो कैल्शियम कितना प्राप्त होगा, 1 मोल, यानी इसका परमाणु भार 40 ग्राम। ऐसे मान लो एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना होता है, +3। इसको एल्यूमिनियम में अपचित होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। और इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना है, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन 3 मोल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 3 मोल का मतलब क्या है, 3 फैराडे आवेश। तो यदि हम 3 फैराडे आवेश एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन में या विद्युत अपघटन के विलयन में प्रवाहित करें तो हमें एल्यूमिनियम कितना मिलेगा, 1 मोल। तो 3 फैराडे आवेश से प्राप्त एल्यूमिनियम, इसके परमाणु भार के बराबर होगा कितना, 27। तो कहने का मतलब है हम कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, कॉपर सल्फेट के विलयन को दस मिनट तक 1.5 एम्पियर धारा द्वारा काम विद्युत अपघटन कराया गया है। कैथोड पर प्राप्त कॉपर की मात्रा क्या, तो देखो कॉपर की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा आवेश। तो आवेश Q बराबर होता है IT, यहाँ धारा है 1.5 एम्पियर और समय है 10 मिनट। समय सेकंड में होना चाहिए, इसलिए इसके साथ से गुणा करेंगे मिनट को सेकंड में बदलने के लिए। मैंने पहले कहा है धारा एम्पियर में, समय सेकंड में होना चाहिए। तो 1.5 को 10 से गुणा करेंगे 15, 15 को 60 से गुणा करोगे कितना देगा, 900 कूलॉम। इतना आवेश हमने प्रवाहित किया है। अब हमें पता है जो कॉपर होता है इस पर चार्ज कितना होता है, +2, यानी इसको कॉपर में बदलने के लिए 2 फैराडे आवेश की आवश्यकता है, तब ये कॉपर में बदल जाएगा। तो हमें पता है 2 फैराडे आवेश अगर हम प्रवाहित करें, देखो जितना भी चार्ज है किसी धातु पर उतने ही फैराडे आवेश प्रवाहित करने पर उसकी मात्रा जो है वो 1 मोल होगी, यानी उसके परमाणु भार के बराबर। तो 2 फैराडे आवेश अगर हम प्रवाहित करें, प्रवाहित करने पर कॉपर की मात्रा इसके परमाणु भार के बराबर होगी 63.5। अब यदि हम 2 फैराडे आवेश प्रवाहित नहीं करें, 1 फैराडे आवेश प्रवाहित करें तो कॉपर की मात्रा कितनी हो जाएगी, 63.5 बटा 2 फैराडे। लेकिन हमने यहाँ 1 फैराडे आवेश प्रवाहित नहीं किया, आवेश कितना प्रवाहित किया, 900 कूलॉम। तो 900 कूलॉम आवेश प्रवाहित करने पर
प्राप्त कॉपर की मात्रा हो जाएगी 63.5/2 फेराडे इंटू 900। अब फेराडे को नंबर बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 63.5/2 इंटू, एक रड होता है लगभग 6500 इंटू 900, 2 से 2 कट जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएंगे 0.296 ग्राम, इतना कॉपर हमें कैथोड पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आवेश की गणना करके किसी भी वैद्युत अपवर्तक के विलयन में इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। एक धातु पर जितना भी चार्ज है, जैसे मान लो मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का +1 होता है, तो इसको 1 फैराडे आवेश अगर प्रवाहित कर दें तो Na कितना मिलेगा, 1 मोल यानी 23 ग्राम। तो एक धातु पर जितना भी चार्ज है उतना फैराडे आवेश अगर प्रवाहित कर दें तो हमें इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके परमाणु भार के बराबर प्राप्त होगी। तो यहाँ पर फैराडे के वैद्युत अपवर्तन का नियम वाला टॉपिक समाप्त होता है। पहले नियम के अनुसार वैद्युत अपवर्तक के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। दूसरे नियम में भिन्न भिन्न वैद्युत अपवर्तकों के विलयन में समान धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यानी W तुल्यांकी भार समानुपाती होगा तो तुल्यांकी भार वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। लेकिन वर्तमान समय में तुल्यांकी भारों के स्थान पर हम इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को इन रेडॉक्स अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। यानी वैद्युत अपवर्तन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ के मोलों की संख्या एक रेडॉक्स अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन विनिमय हुए, 2, यहाँ कितने हुए, 1, यहाँ कितना हुआ, 3। अर्थात यदि हम वैद्युत अपवर्तक के विलयन में प्रवाहित आवेश या विद्युत धारा की गणना कर लें तो इसके आधार पर हम एकत्रित पदार्थ की मात्रा को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह टॉपिक समाप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।